मार्वल का सफ़र किसी भी कॉमिक बुक स्टोरी से अलग नहीं है, जिसमें हीरो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि सब कुछ हार चुका होता है, फिर वो सभी को चौंकाते हुए वापसी भी करता है। मार्वल ने यह बुरा दौर 1996 के ठंड के मौसम में देखा था। अपनी कमाल की कहानियों के कारण मार्वल ने 60, 70 और 80 के दशक में सिर्फ आगे बढ़ते रहने की आदत डाल ली थी। फैंटास्टिक फोर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी कॉमिक्स को इसका श्रेय दिया जा सकता है। 90 के दशक की शुरुआत में यह कंपनी वित्तीय मामलों में अपने चरम पर थी। 1993 में उनका एक शेयर $35 से ज्यादा की कीमत रखता था। 3 साल में ही ये केवल $2 तक रह गया। कंपनी का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा था, क्योंकि बीते 3 साल में कंपनी की कॉमिक्स और ट्रेंडिंग कार्ड से होने वाली कमाई गिरती चली गई थी। 1995 में कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट पर उधारी का बोझ शुरू हो गया था। इससे निकलने के लिए एक बड़ा जुआ खेला गया और मार्वल स्टूडियो को शुरू करने की रूपरेखा तैयार की गई थी। योजना थी कंपनी के मशहूर किरदारों को बड़े पर्दे पर लाने की। 1998 के दिसंबर में कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद टॉय बिज और मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप एक हो गए। 1990 का दशक खत्म होते होते कंपनी की झोली में एक हिट फिल्म आ गई, ब्लेड ने $70 मिलियन की कमाई की थी। मजेदार ये है कि इतनी भव्य कमाई के बावजूद मार्वल की जेब में महज $25,000 का मुनाफा ही हुआ। लगभग ऐसा ही हाल एक्समैन और स्पाइडरमैन फिल्मों का हुआ था। हिट तो ये रही थी, लेकिन मुनाफा काफ़ी कम मिला। 2003 में यह तय किया गया कि कंपनी अपने बैनर तले ही फिल्में बनाएगी और सारा मुनाफा या नुकसान भी उठाएगी। एक अनुबंध के तहत मेरिल लिंच के साथ करीब 10 फिल्में बनाई गई। इससे मुनाफा बढ़ा। इसके बाद आयरन मैन ने कंपनी को ऊंचाई देने का काम किया, क्योंकि इसकी बदौलत $585 मिलियन की कमाई हुई थी। कंपनी की साख अब फिल्म दर फिल्म बढ़ने लगी और फिर डिज्नी ने 2009 में इस मुनाफा बनाने वाली कंपनी को $4.3 बिलियन की भारी रकम देकर खरीद लिया। डिज्नी ने जब इसे खरीदा तो उन्होंने इसे बेहद सस्ती डील बताया था, क्योंकि वे जानते थे कि इससे कितना मुनाफा वो कमाने वाली है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताना।